सन 1600 का समय था। महारानी एलिजाबेथ पहली ने कुछ साहसी अंग्रेज व्यापारियों को एक खास अधिकार पत्र दिया। उनका मकसद पूर्वी द्वीप समूह में अपनी किस्मत आजमाना, एक ऐसी धरती जो अपार धन और अनोखे मसालों से भरी थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, एक ऐसा व्यापारिक उपक्रम जिसने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने भारतीय तट पर अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं, जहां वे चांदी के बदले काली मिर्च, लौंग और दूसरी कीमती चीजें लेते थे। मुगल साम्राज्य, जो उस समय अपनी चढ़ाई पर था, इन विदेशी व्यापारियों को राजस्व और विदेशी सामानों के स्रोत के रूप में देखते हुए बर्दाश्त करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता तय नहीं थी। उन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो सभी लाभदायक मसाला व्यापार पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का जीवन कठिन और अक्सर खतरनाक था। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से आगे बढ़कर राजनीति और सैन्य शक्ति के क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देखा। 18वीं शताब्दी में वैश्विक प्रभुत्व के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच भयंकर प्रतिद्वंदिता देखने को मिली। इंग्लैंड और फ्रांस अपनी इस प्रतिस्पर्धा को भारत के तटों तक ले आए। प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों पर नियंत्रण के लिए कर्नाटक युद्धों में उनका आमना सामना हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश जीत के सूत्रधार के रूप में उभरे। इस प्रतिद्वंदिता का भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1757 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का सामना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं से हुआ। प्लासी का युद्ध केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, यह भारत के भविष्य की लड़ाई थी। सिराजुद्दौला कंपनी की बढ़ती ताकत और प्रभाव से सशंकित होकर उनकी गतिविधियों पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहे थे। क्लाइव ने चतुराईपूर्ण कूटनीति और चालाकी भरी रणनीति के संयोजन से सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति मीर जाफर का समर्थन हासिल कर लिया था। मीर जाफर सत्ता और धन के लालच में अपने मालिक को धोखा देने और निर्णायक क्षण पर पाला बदलने के लिए तैयार हो गए। प्लासी में जीत के दूरगामी परिणाम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक विशेषाधिकारों से संतुष्ट नहीं थी, अब उसकी नजर राजनीतिक नियंत्रण और क्षेत्रीय विस्तार पर थी। प्लासी में अपनी जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बंगाल पर शासन करने की चुनौती थी, जो भारत के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था। उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के तहत बंगाल का नवाब नाम मात्र का शासक बना रहा, जबकि कंपनी के पास वास्तविक शक्ति थी, राजस्व संग्रह, व्यापार और सेना। हालांकि यह एक साझेदारी लग रही थी, हकीकत बहुत ज्यादा शोषणकारी थी। कंपनी मुनाफे से प्रेरित होकर बंगाल से भारी मात्रा में धन उगाही, अपने शेयरधारकों को समृद्ध करते हुए स्थानीय आबादी को गरीब बना रही थी। एक समय में फलता फूलता कपड़ा उद्योग, जो अपनी उत्तम कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली का बंगाल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बंगाल में अपनी सफलता से उत्साहित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे भारत में अपना विस्तार जारी रखा। उन्हें विभिन्न भारतीय शासकों के प्रति रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिन्होंने क्षेत्र और संसाधनों के लिए कंपनी की कभी न खत्म होने वाली भूख को पहचान लिया था। दक्षिण में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक, दुर्जय विरोधी साबित हुए। टीपू सुल्तान, जो अपने सैन्य नवाचारों और रॉकेट तोपखाने के उपयोग के लिए जाने जाते थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हार गए और मारे गए। पश्चिमी भारत में मराठों ने, जो योद्धा कबीलों का एक शक्तिशाली संघ था, कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति के संयोजन से प्रतिद्वंद्वी भारतीय शासकों के साथ रणनीतिक गठबंधन और नई तकनीकों की शुरुआत से अंततः मराठों को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों का शुरुआत में व्यापारियों के रूप में स्वागत किया गया था, अब उन्हें विदेशी विजेताओं के रूप में देखा जाने लगा था। उनकी उपस्थिति का उन लोगों द्वारा विरोध किया जाने लगा था जिन पर वे शासन करना चाहते थे। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने सभी वर्गों के भारतीयों को खुद से दूर कर दिया। एनफील्ड राइफलों की शुरुआत, जिनके बारे में अफवाह थी कि उन्हें जानवरों की चर्बी से चिकना किया जाता है, ने विद्रोह को भड़का दिया। मेरठ में हुई एक सिपाही विद्रोह की घटना उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। सिपाही, किसान, कारीगर और शासक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक घटना थी। अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। उन्होंने दमन की लहर चला दी। विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया, लेकिन इसने एक अमिट छाप छोड़ी। सन 1856 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया।